आज आप सबके साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। हम कोई कलाकार नहीं हैं, कोई एक्टर नहीं है जो किसी और के लिखे हुए शब्द या डायलॉग्स आपके सामने आकर पढ़ दें, और हमारे शब्द भी इतने सस्ते नहीं हैं कि कोई उन्हें पुरस्कार या पैसे से खरीद ले। इसलिए हम आपको किसी भी कीमत पर हमेशा सच ही दिखाएंगे और सच के अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे। आज हम एक बार फिर जिहाद की बात करेंगे, वो जिहाद जिसका नाम सुनते ही इस देश में बहुत सारे लोग परेशान हो उठते हैं। आपको याद होगा, करीब 2 महीने पहले हमने डीएनए में जमीन जिहाद की बात की थी, और आज उसका जवाब देने के लिए देश में एफआईआर जिहाद की शुरुआत हो गई है। आज हम आपके सामने 2 विकल्प रखना चाहते हैं। आप सच बोलने वाले जी न्यूज़ को चुनना चाहते हैं, या फिर जिहाद के नाम पर नफरत और झूठ फैलाने वालों को चुनना चाहते हैं। यह सीधे सीधे एक लड़ाई है, और इस लड़ाई का नाम हमने दिया है जिहाद वर्सेस जी। इसी वर्ष 11 मार्च को डीएनए में हमने आपको जम्मू कश्मीर में चल रहे जमीन जिहाद का सच दिखाया था। आंकड़ों के आधार पर दिखाया था, तथ्यों के आधार पर दिखाया था। हमने आपको जिहाद का एक चार्ट भी दिखाया था, और आपको बताया था कि कैसे भारत में सिर्फ आतंकवादी ही जिहाद नहीं फैला रहे हैं, बल्कि एक पूरा के पूरा खास वर्ग ऐसा है जो वैचारिक स्तर पर इस जिहाद को फैला रहा है। कहने का मतलब यह था कि एक सॉफ्ट जिहाद होता है और एक हार्ड जिहाद होता है। देश को जिहाद का सच दिखाना हमारा शायद सबसे बड़ा गुनाह था, क्योंकि कुछ लोगों को यह सच पसंद नहीं आया। ऐसे ही कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ केरल में जाकर गैर जमानती धाराओं में एक एफआईआर दर्ज करा के मुझे इसकी सजा देने की कोशिश की है। सीधे सीधे ये बताने की कोशिश की है कि अगर जिहाद का नाम लोगे तो सीधे जेल जाओगे। अब आप सोचिए, ये खबर हमने आपको दिखाई थी जम्मू से, और एफआईआर दर्ज हुई है केरल में। केरल में क्यों? 11 मार्च को डीएनए में जमीन जिहाद पर दिखाए गए कार्यक्रम को आधार बनाकर केरल के कोझिकोड में मेरे खिलाफ एक गैर जमानती एफआईआर दर्ज हुई। केरल वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, आप सब जानते हैं, और अर्बन नक्सल्स ने इसी का फायदा उठाते हुए ये एफआईआर वहां जाकर दर्ज करवाई है, वो भी एक ऐसे संगठन के द्वारा जो कि राजनीतिक संगठन है। इस एफआईआर में मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। जी न्यूज़ पर यह आरोप है कि जी न्यूज़ ने मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और कहा जाता है कि एक लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन हमारे देश में मौजूद एक गैंग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उन्होंने दुकानें तो बड़ी बड़ी खोल रखी हैं, लेकिन ये गैंग सिर्फ वही सुनना चाहता है जो उसे पसंद है। जो इस गैंग के खिलाफ बात करता है उसे कानून का दुरुपयोग करके सीधे जेल भेजने की तैयारी कर ली जाती है। ये वो लोग हैं जो अक्सर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कहते हैं लोकतंत्र में किसी के बीच भी मतभेद हो सकते हैं। आपने भी यही सुना होगा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि लोग आपस में एक दूसरे से मतभेद रख सकते हैं, एक दूसरे से मन की बात कह सकते हैं। लेकिन जब कोई इनके खिलाफ राय रखता है या इनका विरोध करता है तो ये लोग उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। तो फिर ये किस बात का लोकतंत्र है? ये लोग नक्सलियों की विचारधारा का भी समर्थन करते हैं और आतंकवादियों को भी वैचारिक प्रोत्साहन और प्रोटेक्शन देते हैं। वैसे तो ये लोग उस विचारधारा के समर्थक हैं जो विचारधारा धर्म को एक नशा मानती है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, धर्म को इन लोगों ने एक नशा बना दिया है, और आज ये लोग पूरे देश को इसी नशे का गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं। हमारे खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर उस सच को आपके सामने रखने की सजा है जिसे कोई सामने लाना नहीं चाहता था, क्योंकि यह सच लाना बहुत मुश्किल काम है। कौन इन परेशानियों में पड़ेगा? कौन अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा? कौन अदालतों के धक्के खाएगा? कौन जगह जगह देश भर में जाकर थानों में अपनी पेशी देगा? और इसके और भी बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे आपको जीवन भर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे मीडिया संस्थान ऐसे हैं जहां जीवन भर आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगी। यह आतंकवादियों के इशारों पर काम करने वाली वो लॉबी है जो चाहती है कि देश में सिर्फ एक ही धर्म के पास सारी आजादी हो। इस विशेष वर्ग और कौम का विरोध करने की आजादी किसी को ना दी जाए। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप तय कर लीजिए
कि आपको कैसा देश चाहिए। यह एफआईआर केरल के एक वकील ने दर्ज कराई है और यह वकील केरल में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन यानी AIYF का जॉइंट सेक्रेटरी है। AIYF वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाली एक राजनीतिक संस्था है। यह संस्था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI का यूथ आउटफिट मानी जाती है। केरल में वामपंथी गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है, जिसका CPI भी एक हिस्सा है, यानी केरल में इस व्यक्ति की पार्टी की ही सरकार है। अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे एफआईआर का केरल में क्या कनेक्शन है, और यह भी समझ सकते हैं कि किसी राज्य में जिस व्यक्ति की सरकार होगी, जिस पार्टी की सरकार होगी, जिस विचारधारा की सरकार होगी, वो सरकार आपके साथ क्या क्या कर सकती है। वो बिना तथ्यों के आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है, आप पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन अब आप बदले की इस कार्रवाई की वजह भी जान लीजिए। हम इस देश के कानून का पूरा सम्मान करते हैं, इस देश की अदालतों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे डराने की कोशिश करेगा तो फिर हम ना तो रुकेंगे और ना ही झुकेंगे। इसीलिए किसी भी अदालत में जाने से पहले, किसी भी थाने में पेश होने से पहले हम आपके सामने आज पेश हुए हैं, ताकि आपको पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ रहे। क्योंकि कोई भी देश उस देश में रहने वाले लोगों से बनता है, और हम ये जानना चाहते हैं कि इस देश में रहने वाले लोगों की मर्जी क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं। हमारे लिए सर्वोपरि वही है। अब देखिए, अब मैं आपके सामने हमारे तमाम गुनाहों की एक लिस्ट बनाकर लाया हूं, और ये लिस्ट आपके सामने हम पेश करेंगे। हमने इस साल कौन कौन से गुनाह किए हैं कि ये साल 2020 राष्ट्रवादी पत्रकारों के लिए एक आपातकाल साबित हो रहा है। अब गुनाहों की लिस्ट देखिए। इस साल 11 मार्च को डीएनए में हमने आपको एक ऐसा सच दिखाया जिस पर वर्षों तक पर्दा डालकर रखा गया था। हमने अपने इस शो में सारे तथ्यों और सबूतों के साथ आपको बताया था कैसे जम्मू कश्मीर में एक कानून की आड़ में, जिसे रोशनी एक्ट कहते हैं, इस कानून की आड़ में धर्म के आधार पर जनसंख्या को बदलने की कोशिश होती रही और सरकारें इसे रोकने की बजाय इसे प्रोत्साहन देती रही। हमने आपको तथ्यों के साथ यह सच बताया था कि कैसे सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसा दिए गए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 5,000 लोगों को बसाया गया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी उस रिपोर्ट में कि हिंदू बाहुल्य जम्मू में जिन 25,000 नए लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। इसी तथ्य के आधार पर हमने ये सवाल उठाया था, क्या इतने वर्षों तक जम्मू की हिंदू बाहुल्य आबादी को मुसलमान आबादी से बदलने की साजिश होती रही है। और उसी शो में हमने जिहाद का एक चार्ट भी आपको दिखाया था और बताया था कि कैसे एक तरफ आतंकवादी कट्टर जिहाद फैला रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ वैचारिक जिहाद फैलाने में जुटे हैं। जिहाद दो तरह के होते हैं, ये हमने आपको उसी शो में बताया था, और यही बात इस वर्ग को बहुत चुभ गई। कल कश्मीर में आतंकवादी रियाज नाइकू सेना के हाथों मारा गया था। रियाज नाइकू कट्टर जिहाद यानी हार्ड जिहाद फैला रहा था। यह अपने आप को जिहादी कहता था, और उसकी मौत के बाद उसके समर्थक सॉफ्ट जिहाद यानी वैचारिक जिहाद फैला रहे हैं। अब आपको ये अंतर समझ में आ जाएगा। ये जो आतंकवादी था, ये बंदूक के जरिए जिहाद कर रहा था, इसे हार्ड जिहाद कहेंगे। और वैचारिक जिहाद फैलाने वाले इस आतंकवादी को एक दर्जी का मासूम बेटा बुला रहे हैं। कोई इसे नेता कह रहा है, कोई इसे विद्रोही कह रहा है, कोई इसे मिलिटेंट कह रहा है, कोई इसे कमांडर कह रहा है। किसी की नज़र में यह आतंकवादी गणित का अध्यापक था, तो किसी के लिए वो एक शानदार पेंटर था, और इसी को वैचारिक जिहाद कहते हैं। और जब हम वैचारिक जिहाद फैलाने वालों को एक्सपोज करते हैं तो ये लोग तिल मिला जाते हैं, और ये पॉलिटिकल एफआईआर उसी का नतीजा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मारा गया आतंकवादी ये हार्ड जिहादी था, और जो लोग अब उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, जो लोग उसके बारे में शानदार भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग उसे शहीद बता रहे हैं, ये लोग इसे कहते हैं सॉफ्ट जिहाद। जिस दिन हमने जिहाद का चार्ट आपको दिखाया, हमने उसी दिन यह साफ कर दिया था कि जिहाद पर हमारे विश्लेषण किसी धर्म को लेकर नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके इरादे नापाक हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जिनकी विचारधारा कट्टर है।
जो लोग देश को एक रखना चाहते हैं, जो लोग इस देश को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ये डायग्राम उनके लिए नहीं है। ये बात हमने उस दिन भी स्पष्ट की थी और आज आगे बढ़ने से पहले ये जो स्पष्टीकरण मैंने उस दिन दिया था, मैं आप सबको भी सुनवाना चाहता हूं। आप भी सुनिए। जिहाद को आप ये मत समझिए कि जिहाद सिर्फ हथियारों से लड़ाई जाएगी। जिहाद अलग अलग हथियारों से, जो हथियार एक तो आपके वो हथियार हैं जिनसे जान ली जा सकती है, लेकिन एक वो हथियार हैं जिनसे दिमाग पर असर डाला जा सकता है। इसलिए एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डिकोड किया है। और फिर हम बता दें, ये जो जिहाद शब्द है ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। इसलिए जो लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, अगर उनके इरादे नापाक नहीं हैं तो वो ये ना समझें कि हम उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने देश को एक रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों। इस जिहाद का जो सीधा सीधा मतलब है वो उन लोगों से है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ये बात हमने उस दिन भी कही थी और हम आज भी कह रहे हैं। इसलिए अब बड़ा सवाल ये आता है कि देश अब दो वर्गों में बंट चुका है। एक वर्ग उन लोगों का है जो जान गंवाने वाले सैनिकों को शहीद मानते हैं, शहादत देने वाले हमारे वीर जवानों को शहीद कहते हैं, और दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो मासूमों का खून बहाने वाले आतंकवादियों को अपना नायक मानते हैं और इन आतंकवादियों को शहीद कहते हैं। अब आपको यह चुनना है कि आप किस वर्ग को चुनना चाहते हैं। आपको तय करना है आप कैसा देश बनाना चाहते हैं। अगर देश विरोधियों की चली तो इस देश में आतंकवादियों की याद में अब स्मारक बनाए जाने लगेंगे। उनकी बंदूकों और वर्दियों को म्यूजियम्स में रखा जाने लगेगा और आप आतंकवाद के इतिहास को कुर्बानी का इतिहास मानने पर मजबूर कर दिए जाएंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि जिहाद पर हमारा सच इन लोगों को इतना बुरा क्यों लगा।